वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ एग्जाम के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 30 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने 29 मॉक टेस्ट का डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो इसके बाद ना आपको रीजनिंग के लिए कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आरओ के पेपर में 12 से 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे। अगर आप उन्हें 100% एक्यूरेसी के साथ सही करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है। इसमें कुल 40 टेस्ट आपको मिलेंगे, हम लोग 30 तक पहुंच चुके हैं। आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद ना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। और अच्छा, यहाँ पे ये हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, कॉन्सेप्ट की भी क्लास चल रही है। इसी प्लेलिस्ट में आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, जिसमें अभी वर्तमान में हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं। डाइस की 2 क्लास भी हो चुकी, तीसरी चौथी ऐसे डाइस कंप्लीट होगा, फिर और भी चैप्टर्स पूरे होंगे। तो इस सीरीज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आपको टीम के पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर ग्रुप के बारे में अतिरिक्त जानकारी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि चीज़ें बेहतर आपको दिखे। कि दिया गया वेन आरेख एक सर्कस में कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो वेन आरेख दिया गया, इसमें सर्कस के कलाकारों को दिखाया जा रहा है। त्रिकोण जोकर का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसको यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको बताते हुए चलते हैं। जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल क्या कर रहे हैं, जोकर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक, वृत्त जो है कलाबाजों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। और रिंग जो है, वर्ग जो है, रिंग मास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्या है उस विशेष व्यक्ति की श्रेणियों को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे संख्या व्यक्तियों को दर्शाता है। कितने पुरुष जोकर और रिंग मास्टर है, लेकिन कलाबाज नहीं। अब देखो, कलाबाज नहीं चाहिए तो जो लोग कलाबाज हैं उनको बाहर कर दीजिए। देखिए, वृत्त क्या है, कलाबाजों को दिखा रहा है, तो वृत्त में जितने भी लोग हैं सबको बाहर कर दीजिए, क्योंकि भाई वृत्त से हमें कोई मतलब ही नहीं, कलाबाज नहीं चाहिए। अब क्या है कि जो पुरुष है वो जोकर और रिंग मास्टर दोनों होना चाहिए। तो देखिए, अब जो भी नंबर है ना वो तीनों में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए पहला सर्कल रहा। ठीक, इसमें ये पहला सर्कल हुआ। अब दूसरा सर्कल देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो खाली 17 कॉमन दिख रहा है। देखिए ये 17 लिखा है छोटा सा, तो यही कॉमन दिख रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अर्श शिवम के का पिता है। जो अर्श है ना वो शिवम का पिता है, और ध्रुव जो है वो विमला का पुत्र है। ईश्वर अर्श के पिता है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो विमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित है। जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो आप फैमिली ट्री बनाइएगा तो काफ़ी आसानी से प्रश्न सही हो जाएगा। देखिए, अर्श जो है शिवम का पिता है, यहाँ पर मान लीजिएगा ये शिवम है। ठीक है, एस लिखते हैं। इसका फादर है हर्ष। ठीक, ये हो गया फादर है। आगे बोला जा रहा है, और जो ध्रुव है वो विमला का पुत्र है। अब यहाँ पर नहीं जानकारी, तो ध्रुव किसका पुत्र है, ये विमला का पुत्र है। ठीक, हमने इतना लिख दिया। आगे ईश्वर अर्श के पिता, जो ईश्वर है ना ये अर्श के पिता है, तो यहाँ पर ईश्वर को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, अर्श के पिता है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है, जो शिवम है ना ये क्या है, ध्रुव का भाई है, तो देखिए यहाँ पर ये इसका भाई हो जाएगा, और शिवम क्या है, ध्रुव का भाई है, तो सीधी सी बात इन दोनों को पति पत्नी होना पड़ेगा, यहाँ पर विमला हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो विमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित। देखिए ये क्या है, ये इसका बेटा है और ये इसकी पत्नी है। बेटे की पत्नी क्या लगती है, बहू लगेगी। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है। इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है, तो इसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है, सबसे पहले आप इस चतुर्भुज को देखिएगा। जब कभी भी चतुर्भुज इस प्रकार से बना होता है, उसको जितने खंडों में विभाजित करते हैं त्रिभुजों की संख्या उसकी 2 गुनी होती है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 खंडों में बटाए तो कुल कितने त्रिभुज हैं, 10 हो जाएंगे। आप एक एक करके यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, बाकी हम लोग इससे ही देखते हैं। देखिए अगर 10 नीचे है तो 10 ऐसे ऊपर भी हो जाएंगे, क्योंकि ठीक यही आकृति है। 10 और 10 20 हो गया। अब इसमें कुछ नए त्रिभुज बनेंगे, जैसे देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर ये रहा, ये त्रिभुज संख्या 21 हो गया, और एक इसके विपरीत ऐसे बनेगा त्रिभुज संख्या 22। तो इस आकृति में कुल 22 त्रिभुज है, विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि प्रस्तुत प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे जबकि एक अलग है, तो विषम का चयन कीजिए। देखिए ईमानदारी,
आचरण, धर्म और नैतिक गुण। देखिए ईमानदारी, धर्म और नैतिक गुण है ना, ये सामान्य तौर पर क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंतः गुण होते हैं, लेकिन आचरण जो सामने दिखाएगा वही होगा, कंडक्ट है ना। तो ये इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे प्रश्न के दिए गए सेट में उपस्थित है। ठीक है, 109 का संबंध 114 से और इसका संबंध 139 से। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, 109 से 14 5 का डिफरेंस है, 114 से 139 25 का डिफरेंस है। तो 5 और 25 का डिफरेंस, देखिए अगर पहले में देखेंगे तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। 13 5 18, 18 में 25 जोड़ेंगे 43 आएगा, तो विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें वही संबंध साझा है जो इस प्रश्न में दिया गया। देखिए छत्ता, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है। ठीक, अब देखिए जो खरगोश से खरगोश गर्त मतलब गड्ढे में रहता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल खोदता है ना। देखिए गाय अस्तबल में नहीं रहता है ना। कुत्ता सैली, ये नहीं होगा। भालू आयरी, ये भी नहीं होगा, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कौन सा विकल्प दी गई आकृति के लिए सटीक दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, अगर मिरर इमेज में कभी ये न बताया जाए कि दर्पण कहाँ पर रखा गया, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको दाहिनी तरफ मानना ही पड़ेगा। देखिए दर्पण यहाँ पर रखा गया, अब आपको बताना है इसका मिरर इमेज क्या होगा। मिरर इमेज की बहुत सामान्य सी एक क्वालिटी है कि जो वस्तु मिरर के पास होगी इमेज में भी उसके पास होगी। देखिए एट द रेट सबसे पास है, तो यहाँ पर एट द रेट सबसे पहले बनेगा और उल्टा बनेगा, तो एट द रेट उल्टा, मतलब इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए विकल्प ए और विकल्प बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसकी शुरुआत हैशटैग से हो रही थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो एट द रेट उल्टा बना है। देखिए सी में देखिएगा के क्या है, के सीधा बन गया, जबकि मिरर इमेज में उल्टा होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया 8वां कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, सियार, सियार की जो आवाज़ होती है उसे हाउल कहते हैं, सियार की आवाज़ हाउल होती है। तो बारिश की जो आवाज़ है वो गपशप होता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इस इक्वेशन को सही करना है, किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये पूरी तरीके से हिट एंड ट्रायल बेस्ड होते हैं, आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए माइनस और भाग, इसको एक्सचेंज करेगा तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे और यहाँ पर भाग कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 5 में 7 का भाग करेंगे, कटने का कोई सवाल ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। ऑप्शन बी की बात करेंगे, प्लस और गुणा, मतलब इसको आपस में इंटरचेंज करना है। देखिए प्लस गुणा यहाँ पर कर लेंगे और प्लस यहाँ पर कर लेंगे, तो देखिए 25 225 पंचे, ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो ये भी होने का सवाल नहीं है। बाकी तीसरा यहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहा है कि यही आंसर है। आप देख सकते हैं प्लस और भाग को बदला गया, यहाँ पर भाग कर लेंगे और यहाँ पर प्लस कर लेंगे। देखिए हो क्या जाएगा, 225 में 5 का भाग करेंगे तो 45 मिलेगा, है ना। 45 और गुणे में 3 प्लस 5 माइनस 7, तो 45 में 3 का गुणा कराएंगे तो 45 3 135, 140 हो जाएगा। 140 में से 7 माइनस करेंगे तो 133, इसका आंसर बन जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए इसको ना डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करना है। डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना भी काफ़ी आसान होता है। जो कॉमन लेटर्स होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए GEM सब में है, तो GEM से कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। GEM से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा LIM, अब आई में देखेंगे तो सबसे पहले आई आएगा, तो यहाँ पर आई रखेंगे, मतलब इसका मतलब समझिए कि जो ए है ना, यहाँ पे 1 2 3 से यहाँ पे दिखाया गया, तो जो देखिए जो पहला है ना, पहला, फिर इसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इसमें अगर देखेंगे ना तो जो ये तीसरा है, तीसरा सबसे अंतिम में चला जाएगा और इसके बाद पहला रहेगा, तो 13। देखिए लास्ट के 2 ऑप्शन में 13 दिख रहा है, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, या तो आंसर ये बनेगा या तो आंसर ये बनेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो बचे हुए हैं, जब इनमें ना आई का कंपैरिजन कराएंगे तो आई को बाहर करेंगे। आई के बाद देखिए इसमें एन आ रहा है, फिर इसमें भी एन है और इसमें भी एन है, मतलब एन से भी फैसला नहीं हो पाएगा, एन को भी रेस से बाहर कर देंगे। अब देखिए ए सबसे पहले दिख रहा है, ए सबसे पहले दिख रहा है ना। अच्छा इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर ए है, ए के बाद एल है, ए के बाद टी है, तो यहाँ पर 4 पहले आ जाएगा, 4 के बाद 2 और फिर 5। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में
स्ट्रेट को इस प्रकार से लिखा गया है, आपको बताना है कि उसी कोड भाषा में थर्सडे को कैसे लिखेंगे। देखिए स्ट्रेट STRAIGHT, ये स्ट्रेट है, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया TSARGITH। पैटर्न आपको अब तक समझ में आ गया होगा, ये चल रहा है ना, क्रॉस में लिखा जा रहा है। अब आपको बताना है थर्सडे को कैसे लिखेंगे, तो HT है ना, फिर इसके बाद RUDSAY, आराम से आप लिख पाएंगे, विकल्प सी उत्तर बनेगा। देखिए अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले साथियों, अगर आप ROE की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जहां पर कंप्लीट बैचेस चल रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन करके आसानी से सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने का जो मतलब तरीका आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको ना ये जो ऑप्शन दिया आप यहाँ पे चिन्हों को रख कर चेक करना है, जैसे 12 भाग 7 है ना, -6, फिर यहाँ पर बराबर कर लेंगे 13 और गुणे 6। तो इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही दिख रहा है, बाकी आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 13, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए ये एक ओपन डाइस है, इसको क्लोज डाइस में कन्वर्ट करना है और आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर लेटर्स थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया, यहाँ पर डी है, ये ई है और ये एफ है। इसमें देखिए ये बी दिख रहा है, ये ई है और ये सी है। ठीक, आगे देखिए ये एफ सी और यहाँ पर ए है ना। फिर देखिए ई ए और डी है, फिर आगे सी बी और डी है। अब देखिए जब कभी भी ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कन्वर्ट करते हैं तो अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ए और सी अपोजिट हो जाएगा, डी और एफ भी अपोजिट हो जाएगा, बचा बी और ई, ये भी अपोजिट हो जाएगा। अब डाइस का एक नियम होता है कि अपोजिट फेसेस को ना तो एक साथ दिखाया जा सकता है और ना ही एक साथ छिपाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा उत्तर सही बनेगा, देखिए ए सी अपोजिट फेसेस दिख रहा है तो ये गलत हो गया है ना। आगे देखिएगा यहाँ पर ई डी ए है ना, ई डी ए ये आंसर हो सकता है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर दिया बी डी सी, ये भी हो सकता है। इसके बाद बी ई, अच्छा इसमें ये पूछा होगा कौन नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता है, बाकी 3 हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बन जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 दिया कि भारतीय मेट्रो शहरों में विवाहित जोड़ों के एक हालिया सर्वेक्षण से पता है चला है कि 20% जोड़ों के पास केवल एक बच्चा है। शेष जोड़ों में से 45% के पास 2 बच्चे हैं, बाकी जोड़ों के पास 3 या उससे अधिक बच्चे हैं। तो 3 या अधिक बच्चों वाले जोड़ों का प्रतिशत क्या है। तो ये वेन डायग्राम से बनने वाला प्रश्न है ना, आप इसको आराम से कर पाएंगे। ये मैथ्स से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो यहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं है ना, बाकी अगर आप इसको कर पाते हैं तो कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर दिया कि एक निश्चित कोड भाषा में है ना लार्वी को कुछ इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है कि इंसेक्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ना इसकी प्लेस वैल्यू देखो, एल की प्लेस वैल्यू, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, चीज़ें आराम से दिख पाए। देखिए एल की प्लेस वैल्यू 12, ए के लिए 1 होता है, जो प्लेस वैल्यू वो लिख रहे हैं। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है ना, भी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, ए के लिए 1 होता है और ई के लिए 5 होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पर दिया कैसे है, एल को क्या दिया है 15 दिया है, ठीक, यहाँ पर फिर 1 दिया है, ये 9 हो गया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 12 15 27 रिवर्स प्लेस वैल्यू, ये 1 को 1 ही लिखा गया, 18 9 27 रिवर्स प्लेस वैल्यू, 22 5 27 रिवर्स प्लेस वैल्यू 1 और यहाँ पर 2। अब एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर एल दिया है ना, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर आर है, फिर वी ए और ई, इसको ध्यान से देखो ये कॉन्सोनेंट है तो रिवर्स प्लेस वैल्यू, वाविल की प्लेस वैल्यू 1 है, कॉन्सोनेंट की रिवर्स प्लेस वैल्यू, कॉन्सोनेंट की रिवर्स प्लेस वैल्यू, वाविल को 1 लिखा है, ई को 2 कैसे लिख दिया, देखिए ए ई आई ओ यू, इसका सेकंड प्लेस है ना इसलिए 2 लिखा गया। अब इंसेक्ट की बात करेंगे तो आई तीसरे पोजीशन पर है तो 3 लिखेंगे। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 का रिवर्स 13 मिल जाएगा। देखिए 3 13 अभी भी देखिए 2 ऑप्शन फाइट में है। इसके बाद आगे देखिएगा, एस की बात करेंगे 19 और 8 27 हो जाएगा, ई की बात करेंगे तो 2 लिखा जाएगा। सी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 3 का रिवर्स हो जाएगा 24 और टी के लिए देखिए प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होता है तो 20 का रिवर्स 7,
तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न है कि आपको ये जो बॉक्स दिया है इसमें कुछ नंबर्स लिखे गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा और, ठीक है इतना आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अक्षर को लिख देता हूँ। देखिए 7 है, यहाँ पर ये 53 है और ये 4 है। देखिए 11, 127 और यहाँ पर 6, 14, क्वेश्चन मार्क और 3। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट दिखे। थोड़ा सा ब्लर है। देखिए 7, 53 और 4 है, ठीक। यहाँ पर 11, 127 और 6 है और ये 14, क्वेश्चन मार्क और 3, ठीक। अब इससे कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 4 53 आ गया, 11 का ये 127 है, 11 का स्क्वायर प्लस 6 127 आ गया, तो 14 का स्क्वायर 196 और 3 199, विकल्प डी उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर दिया, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 17, 3 20 प्लस 3 है, -5 प्लस 7 -9 फिर प्लस 11, जैसे प्लस 11 करेंगे तो 13 11 24। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। भाई यहाँ पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह गायब है, ठीक। तो हम मान के चल सकते हैं कि लास्ट में सबसे प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, तो पी लिखा जाएगा, ठीक। 2 विकल्प एलिमिनेट हो गए। देखिए ए के बाद डब्ल्यू है और फिर डब्ल्यू के बाद एस है, एस के बाद ओ है, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, ये 1 है या 27 भी मान सकते हैं, 27 -4 -4 -4 -4 मतलब 11 के आ जाएगा, पी के। ये ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा यहाँ पे प्रश्न समाप्त हो गया। तो ये 18 क्वेश्चन थे इस सीरीज में। आपके 18 में से कितने सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।